अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हो गए और लाइफ बहुत मज़े में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खान दानियाल, सीए फाइनलिस्ट, योर इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर हमने एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई थी, तो आज हमारा शायद लास्ट लेक्चर हो या इसके बाद एक दो लेक्चर्स और हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही चांसेस है कि ये हमारा लेक्चर जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। तो सर आज का जो हमारा एजेंडा है वो क्या है, देखते हैं। सर जो आज का हमारा एजेंडा है वो है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, डेफिनेशन क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। सर करंट अकाउंट क्या होता है, फिक्स अकाउंट क्या होता है। सर रीजन फॉर डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या रीजन है जिसकी वजह से डेफिशिएंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बैलेंस है। क्या मेजर्स हैं, क्या तरीके हैं जिसकी वजह से डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो सकता है, मेजरमेंट को देखेंगे। और क्या रीजन है पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिशिएट है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर हमारा एजेंडा आज का आपको समझ आ गया होगा। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री की, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सर ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखता है, लेकिन विद इन कंट्री नहीं, आउटसाइड द कंट्री, यानी कि बाहर के ममालिक से अगर हम कुछ परचेज या सेल कर रहे हैं तो उसका जो हिसाब किताब मेंटेन करता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट करता है। सर इसको फिजिकल बजट के साथ नहीं करिएगा, सर वो भी रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही है, लेकिन वो विद इन दी कंट्रीज है, वो रिसीव और पेमेंट है गवर्नमेंट की। फिजिकल बजट क्या था, रिसीव्स और पेमेंट्स की बात करता है। सही, ये है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री, एक किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे ममालिक के साथ जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हो, उन ट्रांजेक्शन की, उन ट्रांजेक्शन को जो करते हो आप, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। उम्मीद करता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको समझ आ गया होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है सर। सर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसके दो फर्दर अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है और एक फिक्स या कैपिटल अकाउंट है। अच्छा सर करंट अकाउंट क्या होता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है इसके लिए ना हमें थोड़ा सा है ना आपको अकाउंटिंग याद करनी होगी। और अकाउंटिंग में ये याद करना होगा कि जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को पढ़ते थे, जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को पढ़ते थे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या पढ़ा था हमने, हमने ये पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो रोजमर्रा नहीं होता, जिससे एसेट की लाइफ बढ़ जाती है, जिसको आप एक साल से ज्यादा यूज कर सकते हो। ठीक है सर। रेवेन्यू खर्चे वो होते हैं जो रोजमर्रा के होते हैं, डेली रूटीन वाले खर्चे होते हैं। रेवेन्यू खर्चे वो होते हैं जो डेली रूटीन के होते हैं, उनको आप डेली बुनियाद पर क्या कहते हैं, डेली बुनियाद पे क्या कहते हैं इनकर्ड कर रहे होते हैं। सर रेवेन्यू खर्चे वो खर्चे होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर यूज हो जाते हैं। ठीक है सर। रेवेन्यू खर्चे वो खर्चे होते हैं जिससे एसेट की लाइफ इंक्रीज नहीं हो रही होती। तो उम्मीद करता हूँ आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सर बिल्कुल इसी तरीके से जो करंट अकाउंट है और फिक्स या कैपिटल अकाउंट है, इसका भी यही है। करंट अकाउंट का मतलब क्या है, रेवेन्यू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो डेली रूटीन में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसको कहाँ पे आप लिखोगे, करंट अकाउंट में लिखोगे। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा यानी कि जो कभी कभार होगी, जो कभी कभार ट्रांजेक्शन होगी, सर उसको कहाँ लिखोगे, फाइनेंशियल या कैपिटल अकाउंट में। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। सर जैसे कि आपने अकाउंटिंग में पढ़ा था कि इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और कम होती है तो डेबिट होती है। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई भी चीज क्रेडिट होगी तो इसका मतलब क्या है, प्लस। इसका मतलब क्या है, प्लस। ठीक है सर। सर इसी तरीके से जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई भी चीज माइनस होगी तो उसका मतलब क्या है, डेबिट। क्या मतलब है, डेबिट। यानी कि अगर कोई भी चीज बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्लस होगी तो वो क्रेडिट होगी, और अगर वो माइनस हो रही होगी तो डेबिट होगी। सर इसको दूसरे नाम क्या देंगे, अगर पैसा आ रहा होगा यानी कि इन हो रहा होगा तो इनफ्लो, इनफ्लो बोलूं, पॉजिटिव बोलूं या क्रेडिट बोलूं, तीनों का मतलब एक ही, यानी कि पैसा आ रहा है मुल्क में। ठीक है सर। आउटफ्लो बोलूं, डेबिट बोलूं या नेगेटिव बोलूं, तो मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आ रही होंगी बहुत अच्छे से। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या पढ़ा रहे हैं आप।
देखिए पॉजिटिव या क्रेडिट फिगर्स रिप्रेजेंट इनफ्लो, ठीक है, यानी कि बोला जो पॉजिटिव चीजें हैं या क्रेडिट फिगर्स जो जो लिखी हुई है रिप्रेजेंट करती है इनफ्लोस को, और नेगेटिव और डेबिट फिगर किसको रिप्रेजेंट करती है, आउटफ्लो को। यानी कि सर अगर मेरा मुल्क से पैसा जा रहा है तो मैं उसको डेबिट भी बोल सकता हूँ, मैं उसको नेगेटिव भी बोल सकता हूँ, उसको मैं आउटफ्लो भी बोल सकता हूँ। अगर मेरे मुल्क से पैसा आ रहा है तो मैं उसको पॉजिटिव भी बोल सकता हूँ, क्रेडिट भी बोल सकता हूँ और इनफ्लो भी बोल सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। सर ये बेसिक टर्म्स थी, कुछ समझ आने की। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है सर, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो बड़े अकाउंट्स हैं सर, एक करंट अकाउंट है और एक फाइनेंशियल या कैपिटल अकाउंट है। सर जो करंट अकाउंट है उसमें जो हिसाब किताब मेंटेन करते हैं उसको करते हैं रिकॉर्ड ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। मतलब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेली रूटीन में होती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेली रूटीन में होती है। पेट्रोल डेली रूटीन में मंगाया जाता है, मैंने कार डेली रूटीन में आ रही होती है, आईटी सर्विस हम डेली रूटीन में ले रहे होते हैं। ठीक है, हम यहाँ से डेली रूटीन में चावल एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, डेली रूटीन में हम फुटबॉल एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, डेली रूटीन में हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स वो कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है सर? इंपोर्ट्स क्या होती है, इंपोर्ट्स वो होती है जो दूसरे मुल्क में कोई चीज बनी हो, दूसरी चीज में कोई चीज बनी हो और उसको पाकिस्तान में मंगवाया जाए और पाकिस्तान वाले क्या देंगे, उसको पैसा देंगे। ठीक है, और एक्सपोर्ट क्या होती है, कोई चीज पाकिस्तान में बनी हो उसको बाहर सेल किया जाए, उसको बाहर सेल किया जाए आउट ऑफ द पाकिस्तान। सही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को किसी को भी किसी भी कंट्री में आप उसको सेल करोगे तो वो क्या कहलाएंगी, एक्सपोर्ट कहलाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये कुछ बेसिक टर्म्स आपको समझ आ गई होंगी। सर इसी तरीके से सर जो फाइनेंशियल अकाउंट है अगर उसमें आए तो फाइनेंशियल अकाउंट क्या है, रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डेब्ट्स। फाइनेंशियल अकाउंट क्या है, रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डेब्ट्स। फाइनेंशियल अकाउंट क्या है, रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डेब्ट्स। सर करंट अकाउंट क्या था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हिसाब किताब। फाइनेंशियल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट क्या है, इन्वेस्टमेंट और डेब्ट का, डेब्ट किसे बोलते हैं, लोन लेने को कहते हैं। सही है सर, इन्वेस्टमेंट या डेब्ट का हिसाब किताब। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक जार्गन आपको समझ आ गए होंगे। सर अकाउंटिंग में जैसे ये आपने आपको ये लग रहा होगा करंट अकाउंट डेबिट है और फाइनेंशियल अकाउंट क्रेडिट है, सर ऐसा नहीं है। सर करंट अकाउंट खुद इटसेल्फ डेबिट भी है और इटसेल्फ क्रेडिट भी है। ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंट भी इटसेल्फ खुद डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। जब फाइनेंशियल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में पैसा आ रहा है, और अगर करंट अकाउंट में कुछ चीज जा रही है तो फाइनेंशियल मतलब करंट अकाउंट में डेबिट हो रहा है। ठीक है, यानी कि करंट अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होगा और फाइनेंशियल अकाउंट में ही डेबिट क्रेडिट होगा। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आ रही होंगी बहुत अच्छे से। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, अगर मैं आपको बोलूं हम पेट्रोल मंगवाते हैं, पेट्रोल मंगवाते हैं, तो ये क्या है, हमने पेट्रोल किससे मंगवाते हैं, हम सऊदीया से मंगवाते हैं, तुर्की से मंगवाते हैं। सही है, तो हम पेट्रोल मंगवाते हैं, तो पेट्रोल मंगवाते हैं तो सर ये क्या कहलाएंगे, इंपोर्ट्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, इंपोर्ट्स कहलाएंगे। और सर इसके बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा, पाकिस्तानी रुपी नहीं सर, डॉलर देना पड़ेगा। तो सर डॉलर दूंगा मैं उनको बदले में। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन होती है वो किस पे होती है, यूएस डॉलर में होती है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है सर, सर जो करंट अकाउंट है उसके भी चार हिस्से हैं, करंट अकाउंट है उसके भी चार हिस्से हैं सर, उसमें भी चार सब अकाउंट है। एक है ट्रेड इन गुड्स, एक है ट्रेड इन सर्विस, एक है इन्वेस्टमेंट इनकम या प्राइमरी इनकम, एक है यूनिलेटरल ट्रांसफर या सेकेंडरी इनकम। सर ये क्या होती है, देखो अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो किसकी, फिजिकल गुड्स की, गुड्स किसे बोलते हैं, जिसको टच कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में गुड्स किसे बोलते हैं, जिसको आप टच कर सकते हो, यानी कि टेंजिबल चीज है। अगर आप टेंजिबल चीजें बाहर से मंगवा रहे हो कोई चीज तो वो इम्पोर्ट है, और अगर कुछ बाहर बेच रहे हो, सेल कर रहे हो तो वो एक्सपोर्ट है। अगर आप कोई टेंजिबल चीज बाहर से परचेज कर रहे हो पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री से, वो इम्पोर्ट है सर। लेकिन अगर आप कोई पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग चीज यानी कि फिजिकल चीज, टेंजिबल चीज आप पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री को बेच रहे हो तो वो एक्सपोर्ट है। सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फिजिकल चीज का जो फिजिकल चीजें जो होती है, जो इंपोर्ट होती है और एक्सपोर्ट होती है, उसका जो हिसाब किताब होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट के सब अकाउंट को उसमें आता है, ट्रेड इन गुड्स में आता है। किसमें आता है, ट्रेड इन गुड्स में आता है। मैंने क्या बोला, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फिजिकल गुड्स की होती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फिजिकल गुड्स की होती है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट के ट्रेड इन गुड्स में आता है, ट्रेड इन गुड्स में आता है। सही है सर, अच्छा सर, इंपोर्ट का मतलब बाहर से मंगवाना और एक्सपोर्ट का मतलब बाहर बेचना। तो पाकिस्तान में पैसा बाहर से कैसे आएगा, एक्सपोर्ट करने से, यानी कि पाकिस्तान की इनकम होगी।
और पाकिस्तान के खर्चे क्या होंगे, इंपोर्ट होगी। तो सर जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने के बाद जो नेट फिगर आएगी फिजिकल गुड्स की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस सॉरी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करूंगा तो जो भी नेगेटिव फिगर आएगी उसको कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। सर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहेंगे भाई, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको सही कर लीजिएगा, इसको क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है, ट्रेड इन गुड्स का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। सर नेट, नेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज माइनस करना। तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करना। तो जो नेट बैलेंस आता है, नेट बैलेंस आता है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर सवाल है बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है तो आप लिख लेंगे अपने पास से। है भाई, समझ आ रही है? ठीक है सर, समझा दिया मैंने आपको। सर इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हम देखते हैं ट्रेड इन सर्विस। ट्रेड इन सर्विस का मतलब ये है कि कोई जैसे कि आपको पता है ये जो गोरे होते हैं, ये गोरों के बच्चे जो उनके बड़े नखरे होते हैं, उनके पास पैसा वैसा बहुत पाया जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि वो बोलते हैं भाई, वो यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं, तो वो किसी पाकिस्तान में ना चीप लेबर मिल जाती है, मतलब चीप स्टूडेंट्स होते हैं, सस्ते स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं भाई, वो अपनी यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट, कॉलेज का असाइनमेंट वो क्या करते हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, इंडियन, इन लोगों को बोलते हैं भाई यार ये असाइनमेंट बना दो और हमें दे देना और हम आपको उसके बदले में डॉलर देंगे। तो सर डॉलर देंगे बदले में, उन्होंने बोला $50, मैंने बोला $50 लूंगा भाई असाइनमेंट बनाने के आपके, उसने बोला $100 ले। सर वो $50 उसके लिए $100 के मायने कोई रखता है, उसकी तो लोकल करेंसी है, समझ आ रही है? तो सर मैंने यहाँ से कोई फिजिकल चीज बेची है, क्या बेचा है, मैंने असाइनमेंट बना के बेचा है ना सर, फिजिकल कोई चीज बेची नहीं है ना। ठीक है सर। सर ये जो फिजिकल चीज मैंने नहीं बेची, तो सर ये क्या कहलाएगी, ये सर्विस कहलाएगी। सर्विस क्या होती है, जो इंटेंजिबल चीजें होती हैं। ठीक है सर। इसी तरीके से कोई जर्मन आया और जर्मन कराची यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन गया। तो सर जो वाइस चांसलर बना है जर्मन, सर वो पाकिस्तान आया है ना, वो पाकिस्तान आया है, तो पाकिस्तान वाले उसको कोई ना कोई सैलरी देते होंगे, वो सैलरी वो अपने मुल्क, अपने बीवी बच्चों को भिजवाता होगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो सर ट्रेड इन सर्विस, इस पे भी इंपोर्ट होती है और एक्सपोर्ट होती है। इंपोर्ट वाली मिसाल एक्सपोर्ट वाली मिसाल पहले दी, इंपोर्ट वाली मिसाल कराची यूनिवर्सिटी वाली दी। देखिए अगर वो वाइस चांसलर जर्मन से आया है तो उसको हम पैसे देंगे, वो पैसे कहाँ लेके जाएगा, जर्मनी लेके जाएगा। ठीक है सर। अगर मैं किसी अमेरिकन स्टूडेंट का असाइनमेंट बना रहा हूँ तो वो मुझे पैसे देगा, तो ये एक्सपोर्ट है और ये इम्पोर्ट है। तो इसी तरह गोरे क्या कहते हैं, पाकिस्तान में घूमने के लिए आते हैं, टूरिज्म करने आते हैं, तो सर ये क्या है, सर्विस है, ट्रांसपोर्ट या टूरिज्म सर्विस इनकम होती है। समझ आ रही है बात? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो सर अगर फिजिकल गुड्स का हिसाब किताब करेंगे, यानी कि प्लस माइनस करेंगे, उसको कहेंगे ट्रेड इन, बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड इन गुड्स। और सर अगर सर्विसेज का करेंगे तो उसको कहेंगे ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है सर। सर ये इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है या प्राइमरी इनकम क्या होती है? देखो भाई, देखो, अच्छा देखिए सर, इसी में डेबिट होगा और इसी में क्रेडिट होगा। आपको ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? सर अगर मैंने पाकिस्तान से चावल बेचे जापान को, मिसाल के तौर पे $1000 के, और जापान से मैंने खाली गाड़ियां खरीद ली ₹800 की, तो सर ट्रेड इन गुड्स में ₹1000 की इनकम शो होगी, एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में क्या शो होगा, ₹800 की गाड़ी। तो जो बैलेंस आएगा, नेट बैलेंस आएगा, वो कितना आएगा, ₹200 आएगा पॉजिटिव। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रेड ऑफ, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कहलाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसी तरीके से मैंने सर्विस दी, मैंने कमाए $100, मैंने कमाए $100 असाइनमेंट बना के उस अंग्रेज के बच्चे का। ठीक है सर। सर अब जो वाइस चांसलर है हमारे कराची यूनिवर्सिटी में, वो हमारे पाकिस्तानी ₹10,000 ले जाते हैं। मैंने कितने कमाए, ₹100, $100, और वो पाकिस्तान मतलब यूएस के $10,000 ले जाते हैं। तो सर जो एक्सपोर्ट हुई कितनी की हुई सर्विस, ₹100 की, इंपोर्ट सर्विस कितनी की हुई, $1000 की, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है सर। डिफरेंस कितना आ गया, ₹9,900 का। ये जो डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा, ट्रेड इन सर्विस। समझ आ रही है? इसी में डेबिट होगा और इसी में क्रेडिट होगा, ट्रेड इन सर्विस में। अगर इनटेंजिबल होगी, अगर टेंजिबल होगी तो सर ट्रेड इन गुड्स में पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस होगा, और ट्रेड इन गुड्स में ही माइनस होगा, यानी कि डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। सर ऐसा नहीं है कि डेबिट यहाँ पर हो रहा है क्रेडिट यहाँ पर हो रहा है, सर मैं बोल रहा हूँ इसी के अंदर डेबिट और क्रेडिट है। समझ आ रही है बात? सर इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है, देखिए भाई, पाकिस्तान ने क्या करा था, पाकिस्तान ने अपनी पीटीसीएल शेखों को भेज दी थी, है, सऊदियों को भेज दी थी। तो सर पाकिस्तान की पीटीसीएल शेख को भेज दी, ठीक है, तो पाकिस्तान ने पीटीसीएल भेज दी, तो क्या पाकिस्तान से पीटीसीएल वो शेख उखाड़ के अपने मुल्क ले गए?
नहीं सर ऐसा नहीं हो, पाकिस्तान में है ना पीटीसीएल, आज भी पाकिस्तान में पीटीसीएल, ठीक है सर, लेकिन मालिक कौन है उसके? सर शेख है, समझ आ रही है? सॉरी, अरब ममालिक है, अभी खाना खाया तो माजरत। कौन है? क्या कहते हैं, शेख्स है, अरब, अरबी लोग हैं, ठीक है सर, समझ आ रही है बात? तो सर कोई ना कोई पाकिस्तान की पीटीसीएल कुछ ना कुछ कमाती होगी, कमाती है नहीं कमाती, बिल्कुल कमाती है। तो सर वो अपने शेयर होल्डर को क्या देती होगी? डिविडेंड देती होगी। शेयर होल्डर को क्या देती होगी? डिविडेंड। क्या होती है बेटा? देखो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड प्रॉफिट में से एक हिस्सा शेयर होल्डर को दे दिया जाता है, क्योंकि वो मालिक होते हैं, उन्होंने मेहनत की होती है, उनका पैसा लगा हुआ होता है, और बाकी कुछ पैसा कंपनी में रख लिया जाता है, जिसे रिटेन अर्निंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि दोबारा इन्वेस्टमेंट करके दोबारा जब जरूरत पड़ेगी कंपनी को पैसों की, तो सारा मतलब आप ऐसा करते हो, आप एक दुकानदार हो, आपने एक 1,000 रुपए कमाए, तो एक पूरा 1,000 घर ले जाते हो? नहीं, आप बोलते हो 500 रुपए घर लेके जा रहा हूँ, 500 रुपए रख रहा हूँ, कल काम आएंगे। बिजनेस में कोई चीज खरीदनी होगी, सेल करनी होगी, या कुछ भी करना होगा, तो उसके लिए मुझे 500 रुपए रिक्वायर्ड होंगे। तो इसी तरह कंपनी करती है, कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है आफ्टर टैक्स, उसमें से बाद उसके बाद क्या करती है कंपनी? डिविडेंड बांट देती है। मिसाल के तौर पर 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपए डिविडेंड बांट दिया और 500 रुपए रिटेन अर्निंग में डाल दिया। रिटेन अर्निंग का मतलब ये, जब जरूरत पड़ेगी कंपनी को, अब दोबारा शेयर होल्डर से पैसा थोड़ी ना मांगेंगे, वो उसी पैसे से जो कमाएगा उसी पैसे से कंपनी चलाएगी, ठीक है सर? सर डिविडेंड समझ आ गया आपको? तो सर जो शेयर होल्डर है, यानी कि जो शेख है, यानी अरबी लोग हैं, उनको पीटीसीएल क्या देगी सर? डिविडेंड देगी। तो सर ये इनफ्लो या आउटफ्लो है भाई? इनफ्लो या आउटफ्लो, पैसा आ रहा है या जा रहा है मुल्क से? सर पैसा जा रहा है, हमारी कंपनी पीटीसीएल ने कमाया, और वो पीटीसीएल का जो प्रॉफिट है वो कौन लेके चले गए? अरबी लेके चले गए। तो ये है आउटफ्लो। बात समझ आ रही है? और ये किस पे डील करेगा? इन्वेस्टमेंट इनकम पे डील करेगा। सर क्रेडिट साइड पर आएगा, डेबिट साइड पर आएगा? सर डेबिट साइड पर आएगा। सर किस साइड पर आएगा? डेबिट साइड पर आएगा। बात समझ आ रही है? ये प्राइमरी इनकम है। बिल्कुल इसी तरह, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप अज्यूम कर लो कि पाकिस्तान ने माइक्रोसॉफ्ट खरीद ली, माइक्रोसॉफ्ट के कोई 10% शेयर खरीद लिए, कितने परसेंट शेयर खरीद लिए? 10% शेयर खरीद लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट के 10% शेयर खरीद लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या पाकिस्तान में आ जाएगी अब? नहीं सर, माइक्रोसॉफ्ट जहां पर है वहां पर रहेगी, ठीक है सर। जब माइक्रोसॉफ्ट के 10 से 12% शेयर आपने खरीद लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको उस पर क्या देगी? डिविडेंड देगी। तो सर प्रॉफिट वो वहां पे कमा रही है, लेकिन डिविडेंड हमें मिलेगा, तो वो हमें डॉलर्स में डिविडेंड देगी। तो सर ये क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम है। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम है। सिर्फ सर इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हमने आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या अमेरिका, चाइना, जापान, नेपाल, कहीं से भी लोन लिया, और उस लोन ले लिया, ठीक है सर। जो लोन में इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? लोन के अंदर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो जो इंटरेस्ट दे रहे हैं हम, वो किसको देंगे? आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को, ठीक है सर, या किसी भी कंट्री से जिससे लिया हुआ है। तो उनको जब इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो सर वो जो इंटरेस्ट है वो इनफ्लो या आउटफ्लो है? डेबिट है क्रेडिट है? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आउटफ्लो है, डेबिट है और नेगेटिव है। तो सर वो भी किस में आएगा? इन्वेस्टमेंट इनकम में आएगा। इंटरेस्ट की पेमेंट भी किस में आएगी? इन्वेस्टमेंट इनकम में आएगी, लेकिन किस साइड पर आएगी? किस साइड पर आएगी भाई? डेबिट साइड पर आएगी। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं पाकिस्तान ने अमेरिका को लोन दे दिया, तो सर अब पाकिस्तान ने अमेरिका को लोन दे दिया, तो पाकिस्तान भी तो इंटरेस्ट कमाएगा, पाकिस्तान भी तो इंटरेस्ट कमाएगा। अच्छा पाकिस्तान इंटरेस्ट कमा रहा है, पाकिस्तान जब इंटरेस्ट कमा रहा है, तो वो भी कहाँ आएगा? इन्वेस्टमेंट इनकम में आएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एक तरह से, समझ आ रही है? इन्वेस्टमेंट इनकम में आएगा, लेकिन डेबिट पे आएगा, क्रेडिट पे आएगा? सर क्रेडिट पर आएगा, सर क्रेडिट पे आएगा, क्योंकि पैसा क्या इनफ्लो हो रहा है, पैसा बाहर से पाकिस्तान में आ रहा है, ना कि जा रहा है। बात समझ आ रही है? सर ये है इन्वेस्टमेंट इनकम या प्राइमरी इनकम, ठीक है। यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद आपको रेवेन्यू इनकम मिलती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद जो आपको रेवेन्यू हर साल इनकम मिलेगी, या आपको खर्चा पे करना पड़ेगा, सर वो कहां पर आएगा? देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये, आपने किसी माइक्रोसॉफ्ट के वो खरीद लिए, शेयर खरीद लिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या अगर आपने बोरिंग की है, यानी कि आपने उधार लिया, बोरो किया है, ठीक है, ये दो ही साइड है ना सर। ये दोनों चीजें लॉन्ग टर्म होती है, करंट करंट होती है या नॉन करंट होती है? सर नॉन करंट होती है, मैंने आपको ये अकाउंटिंग में बहुत डिटेल में समझाया है सर। ये चीजें क्या होती है? नॉन करंट होती है सर। ये नॉन करंट है, जिसकी वजह से सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल कहलाएगा, समझ आ रही है? जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। तो सर इसमें लेकिन जो आपको रेवेन्यू मिलेगा, या डिविडेंड की सूरत में मिले, प्रॉफिट की सूरत में मिले, या आपको इंटरेस्ट इनकम मिले, या आप डिविडेंड दें, या आप प्रॉफिट दें, या आप इंटरेस्ट दें, तो कहाँ डील करेगा? वो इन्वेस्टमेंट इनकम में डील करेगा। बात समझ आ रही है? इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या आता है? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। इसी तरीके से यूटिलिटी ट्रांसफर और सेकेंडरी इनकम, यूटिलिटी यूनिलेटरल ट्रांसफर और सेकेंडरी इनकम का मतलब ये,
आपने देखा होगा ये आपके आए आए बाएं दाएं, ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं कि मेरे अब्बू दुबई गए हुए, मेरे भाई दुबई गए हुए, मेरे चाचू दुबई गए हुए, सऊदीया गए हुए। सर वो मेहनत करके वहां पे काम काम करते हैं और पाकिस्तान में पैसा भिजवाते हैं। तो सर ये क्या है? सेकेंडरी इनकम। ये क्या है? सेकेंडरी इनकम। समझ आ रही है बात की? ये क्या है? यूनिलेटरल ट्रांसफर है। इस ये मतलब जो बाहर पाकिस्तानी पाकिस्तान में मतलब काम कर रहे हैं, जो बाहर पाकिस्तानी काम कर रहे हैं और वो पैसा भिजवाते हैं पाकिस्तान में, तो वो कहाँ डील करेगा? वो इधर डील करेगा। इसी तरह जो फॉरेन गोरे जो बाहर के लोग हैं, वो अगर पाकिस्तान में काम करते हैं, सही है, और बाहर भिजवाते हैं इनकम, तो वो कहाँ करेगी? सेकेंडरी इनकम में करेगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सर वहां पे सर्विस थी, यहाँ पे इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? बात समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर यहाँ पे जॉब की बात हो रही है, वहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है? सर यहाँ पे मैंने वो उसकी बात की थी, क्या कहते हैं, वाइस चांसलर की। तो वो एग्जाम्पल के लिए दी थी, लेकिन वाइस चांसलर की इनकम जो आएगी वो कहाँ पर आएगी? यहाँ पर आएगी। लेकिन डेबिट पे आएगी, क्रेडिट पे आएगी। जर्मन से एक वाइस चांसलर आया है जो हमारी कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। सर वो हमसे पैसे लेता है और अपने मुल्क भेजता है, तो ये क्या होगा? आउटफ्लो होगा, यानी कि डेबिट होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी, चारों बहुत ही डिटेल में जाके। समझ आई या नहीं आई मेरा बच्चा? बताया आप मुझे? आ गए? सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मूव ऑन करते हैं। सर कैपिटल या फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है? सर रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डेब्ट। सर ये क्या करता है? इन्वेस्टमेंट या डेब्ट की रिकॉर्ड यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। सर यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट दोनों होगा। सर लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में भी सब कितने अकाउंट है? एक फाइनेंशियल अकाउंट है जिसमें इन्वेस्टमेंट आती है, एक फाइनेंशियल अकाउंट है जिसमें इन्वेस्टमेंट आती है, एक करंट अकाउंट है। सर करंट अकाउंट, एक करंट अकाउंट नहीं है, सॉरी, यहाँ पे डेब्ट और एसेट। एक मिनट, सॉरी। सर ये करंट अकाउंट नहीं है, क्या होगा? कैपिटल अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट होगा? कैपिटल अकाउंट होगा। एक फाइनेंशियल अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। सही है सर? इस सर ये एरर है, यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट होगा। सर फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है। और करंट अकाउंट में, और यानी कि सॉरी, कैपिटल अकाउंट में क्या होती है? डेब्ट और एसेट्स आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें भी दो तरह के अकाउंट है, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है और एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। समझ आ रही है? सर मैंने पीटीसीएल के 12% शेयर लिए। कितने परसेंट शेयर लिए? 12% शेयर लिए। सर ये इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है। ये कहाँ डील करनी चाहिए? फाइनेंशियल अकाउंट में डील करनी चाहिए। क्या सर फाइनेंशियल अकाउंट में डील करनी चाहिए? ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आनी चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आनी चाहिए। सर मेरे 12% शेयर लिए हैं। सर अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक, सर अगर आप 10% एंड मोर शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी के, तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो डिसीजन मेकिंग करने के लिए कंपनी को। तो सर आप जब 10% से ज्यादा शेयर लेते हो, तो आप अज्यूम करते हो कि मैं इस कंपनी में बैठूंगा, ना कि मैं इस कंपनी के शेयर फौरन नहीं दूंगा। सही है? 10% से ज्यादा अगर कोई शेयर किसी कंपनी के खरीदता है, तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग से खरीदता है, ना कि शॉर्ट टर्म। सही है सर? सर लॉन्ग टर्म प्लानिंग से अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या अगर 10% से ज्यादा है तो उसको भी कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 10% जब भी करता है बंदा, 10% ज्यादा, जब उसको लॉन्ग टर्म में डिसीजन मेकिंग करनी हो, या कंपनी से फायदा हासिल करना हो, कंपनी के डिविडेंड हासिल करने हो, कुछ भी करना हो। सर अगर शॉर्ट टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, मिसाल के तौर पर आपने एप्पल के 6% शेयर ले लिए, तो शॉर्ट टर्म में आपने बोला जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो बेच दूंगा। सर आप नहीं चाहते कि इसमें मैनेजमेंट में हिस्सा लो, सर इसमें चाहता हूँ मैनेजमेंट में हिस्सा लो। सर 10% से कम होंगे तो आप कहाँ पे लगाओगे? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लगाओगे। सर यानी कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के अगर शेयर खरीदता हूँ 10% से ज्यादा, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। अगर मैं एप्पल के शेयर खरीदता हूँ तो वो कहाँ आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। लेकिन सर शेयर खरीदना इसमें आ जाएगा, ठीक है? अच्छा मैं शेयर खरीद रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो पैसा आएगा या जाएगा? पैसा जाएगा, मेरा पैसा जाएगा। बात समझ आ रही है? मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं उस कंट्री में पैसा लगा रहा हूँ ना, मेरा पैसा जाएगा, लेकिन उससे बदले में मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड मिलेगा वो क्या यहाँ पर आएगा? नहीं सर, वो यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि कहाँ आएगा? सर वो आएगा इन्वेस्टमेंट इनकम में। किसमें आएगा? इन्वेस्टमेंट इनकम में। बात समझ आ रही है? ठीक है सर? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? जिसमें डेप और एसेट होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट बोरिंग और रीपेमेंट्स। सर अगर गवर्नमेंट लोन लेती है तो वो कहाँ पर आता है? गवर्नमेंट लोन लेती है तो पैसा आता है या जाता है? आता है।
तो इधर आएगा यानी कि क्रेडिट होगा। और अगर गवर्नमेंट लोन पे करेगी या गवर्नमेंट किसी को लोन देगी भी, सही है, तो सर कहाँ आएगा, इधर आएगा रीपेमेंट्स में। और किस साइड पर आएगा, डेबिट साइड पर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। अगर गवर्नमेंट लोन लेती है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, लोन लेना क्रेडिट साइड पे आएगा। क्यों, क्योंकि सर पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। और रीपेमेंट्स जब करेगी तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड पर आएगा। सही है, आप ये नहीं देखिए कि यहाँ पे एसिड आता है तो डेबिट होता है, सर यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, ठीक है। सर यहाँ पे आपको हर चीज अज्यूम करनी है कि इनकम है, हर चीज अज्यूम करनी है, जो आ रही है वो इनकम है, जो जा रही है वो एक्सपेंस है, ठीक है सर। इसी तरीके से परचेज ऑफ सेल ऑफ ऑफिशियल रिजर्व्स या एसेट्स। सर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट है ना ऑफिस अपने रिजर्व को मेंटेन करने के लिए, मतलब रिजर्व बनाने के लिए एसेट खरीदती है। या तो फॉरेन करेंसी बाय कर लेगी, ये इसका मतलब क्या, फॉरेन करेंसी बाय कर लेगी, या गोल्ड सिल्वर में बाय कर लेगी। सर अभी जो दौर चल रहा है वो फॉरेन करेंसी का भी चल रहा है, गोल्ड का शुरू से है, खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं हो सकता जब तक गोल्ड है। सर अब जो दौर आ रहा है वो सिल्वर का आ रहा है, बिटकॉइन, ये जितने भी माइक्रो फाइनेंस चीजें हैं, क्रिप्टो वगैरह, बिटकॉइन वगैरह, सर अब गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, यहाँ पे रिजर्व बना रही है अपने। तो अगर गवर्नमेंट परचेज करती है बिटकॉइन, क्रिप्टो या गोल्ड या सिल्वर या फॉरेन करेंसी, उसमें उसको जमा करती है, तो सर वो खर्चा कर रही है, पैसे जा रहे हैं ना, तो वो आउटफ्लो है, वो डेबिट है। और अगर कोई हमारे मुल्क में कोई रिजर्व करता है, यानी कि हम बेचते हैं, अगर परचेज करते हैं तो आउटफ्लो, और अगर उसको सेल करेंगे तो इनफ्लो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी। सर गवर्नमेंट ने लोन लिया आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, तो वो यहाँ पर आएगा। गवर्नमेंट लोन पे कर रही है तो वो यहाँ पर आएगा, लेकिन सर गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट देना है उस पर, सर वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। बात समझ आ रही है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो सर दोबारा से एक बार शॉर्ट फॉर्म में दोबारा से करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ भी नहीं है, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर इसके दो मेन अकाउंट होते हैं, करंट होता है और एक फिक्स, और सॉरी फाइनेंशियल या कैपिटल अकाउंट होता है। सर करंट अकाउंट में जो रिकॉर्ड करते हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का करते हैं। फाइनेंशियल या कैपिटल अकाउंट में जो रिकॉर्ड करते हैं वो इन्वेस्टमेंट या बोरिंग या डेप का करते हैं, ठीक है। सर करंट अकाउंट के अंदर सब चार अकाउंट है, एक ट्रेड इन गुड्स है, एक ट्रेड इन सर्विस है, एक यूनिलिटर इनकम या सेकेंडरी इनकम है, सर एक इन्वेस्टमेंट इनकम या प्राइमरी इनकम है। सर ट्रेड इन गुड्स का मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फिजिकल चीजों की। सर जो उसका बैलेंस आता है, नेट बैलेंस आता है एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करने के बाद, सर उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है सर। सर ट्रेड इन सर्विस का मतलब आप अगर किसी मुल्क में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और उसका पैसा आ रहा है तो क्रेडिट है। मतलब सर ट्रेड इन गुड्स में भी डेबिट होगा और ट्रेड इन गुड्स में क्रेडिट होगा। अगर आप कोई चीज बेच रहे हो तो, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्रेडिट होगा, और अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो डेबिट होगा। सर यही पॉजिटिव है, यही नेगेटिव है, यही डेबिट है, यही क्रेडिट है। इसी तरह ट्रेड इन सर्विस, अगर आप बाहर सर्विस बेच रहे हो अपनी तो पैसा आ रहा होगा, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे हो आप सर्विस, आईटी सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसा आ रहा होगा। पैसा आ रहा है तो सर क्रेडिट होगा, और पैसा जा रहा है यानी कि अगर आप बाहर से कोई सर्विस ले रहे हो तो पैसा जा रहा होगा, आप उसको पैसे दे रहे हो सर्विस के बदले में, तो सर ये क्या होगी, इम्पोर्ट्स होगी। और इनका जो नेट बैलेंस होगा उसको कहेंगे ट्रेड इन सर्विस। सर इन्वेस्टमेंट इनकम या प्राइमरी इनकम मैं आपको समझा चुका हूँ, यूनिलिटर ट्रांसफर और सेकेंडरी इनकम भी मैं आपको समझा चुका हूँ, सही है सर। सर इसी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट या डेप्ट। सर फाइनेंशियल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के दो मेन अकाउंट होते हैं। सर एक फाइनेंशियल अकाउंट होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट आती है, एक कैपिटल अकाउंट होता है जिसमें डेप्ट और गवर्नमेंट के रिजर्व्स या एसेट्स आते हैं। सर फाइनेंशियल अकाउंट में भी दो तरह के अकाउंट होते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब करते हो तो आप इसलिए करते हो ताकि आप मैनेजमेंट में हिस्सा ले सको। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप 10% से ज्यादा शेयर जब बाय करते हो, जब करते हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हो आप शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म में फायदा कमाने के लिए। आप मैनेजमेंट में आप हिस्सा लेना नहीं चाहते और आप कम मिनिमम मैक्सिमम टाइम पर 10% से ज्यादा शेयर्स, मतलब 10% से कम शेयर्स को बाय करते हो पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो यानी कि शॉर्ट टर्म, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म। सर करंट अकाउंट क्या, और सॉरी कैपिटल अकाउंट क्या होता है, सर ये करंट नहीं है, कैपिटल में आपको दोबारा बता चुका हूँ गलतियाँ। सर ये कैपिटल है और यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है सर, ये दो गलतियाँ। सर गवर्नमेंट बोरिंग, अगर आप गवर्नमेंट किसी से लोन लेती है तो कहाँ आएगा, सर यहाँ आएगा। और सर अगर वो उसको रिपे करती है, मतलब 1 लाख का लोन लिया
और 20,000 रुपये पे किए, तो 1 लाख रुपए आएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, 1 लाख रुपए आएगा, 20,000 रुपये डेबिट साइड पे रीपेमेंट आएगी। लेकिन 20,000 में आपने 1,000 का लोन वो भी दिया है, क्या दिया है, इंटरेस्ट भी दिया है, तो वो जो इंटरेस्ट आएगा वो यहाँ पर आएगा, बाकी रीपेमेंट 19,000 रुपये यहाँ पर आएगा। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है सर। इसी तरह अगर आप कोई चीज ऑफिशियल रिजर्व गवर्नमेंट मुल्क के परचेज कर रही है या सेल कर रही है, यानी कि फॉरेन करेंसी को बाय कर रही है या गोल्ड को बाय कर रही है या सेल कर रही है, यानी कि सिल्वर को बाय कर रही है सेल कर रही है, बिटकॉइन को बाय कर रही है सेल कर रही है, बाइनेंस को बाय कर रही है फेस सेल कर रही है, यानी कि जितने भी ये कॉइन वगैरह है सर, आजकल गवर्नमेंट इन्हीं पे काम कर रही है। तो सर इसका ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ चुकी होगी। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर रीजंस, क्या रीजंस है? अच्छा देखिए सर, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट रह गया। देखिए भाई, अगर इंपोर्ट ज्यादा है, मतलब मैंने बाहर से चीजें मंगवाई, परचेजेस करी मैंने, पर इंपोर्ट को मतलब समझो परचेजेस और एक्सपोर्ट को मतलब समझो सेल। ठीक है, इंपोर्ट मैंने करी कितने रुपए की, इंपोर्ट मैंने करी 100 रुपए की, और एक्सपोर्ट मैंने करी यानी कि सेल मैंने करी 80 रुपए की। तो सर -20 आ जाएगा, -20 आ जाएगा सर, इसको कहेंगे डेफिशिएंट। क्या कहेंगे? डेफिशिएंट, डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर लेकिन डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों बोल रहे हो आप? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट तो दो तरह के होते हैं, उसमें एक कैपिटल भी अकाउंट होता है। सर यही सर जो रूटीन में बोले जाने वाला लफ्ज है सर, कॉन्सेप्चुअली अलग चीजें हैं। ठीक है, होना क्या चाहिए? डेफिशिएंट करंट अकाउंट, और उससे भी अगर स्पेसिफाई करो तो डेफिशिएंट इन ट्रेड इन गुड्स या ट्रेड इन सर्विस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर आम जबान में मतलब रूटीन में बोला जाता है डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अगर सवाल है डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के रीजंस बता दो या उसकी मेजर्स बता दो, तरीके बता दो, इलाज बता दो उसका, तो आप क्या लिखेंगे? सर एक ही जवाब है दोनों का, एक ही जवाब है दोनों का। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है सर। सर अब जो 20, इसी तरह अगर आपने एक्सपोर्ट करी 120 रुपए की, और आपने परचेजेस करी यानी कि इंपोर्ट करी कितने रुपए की? 80 रुपए की, तो आपने क्या किया? कितने रुपए का आपको नेट फिगर आ रही है? वो 40 रुपए नेट फिगर आ रही है। सर वो जो 40 रुपए नेट फिगर आ रही है ये सरप्लस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सरप्लस कहलाता है। अब अज्यूम करो -20 रुपए जो आया था पुरानी वाली एग्जाम्पल में, पहली एग्जाम्पल में, सर वो -20 रुपए आप आपको देने होंगे ना, किसी न किसी चीज से आपने बाहर से मंगवाया होगा, उसको एक टाइम दिया होगा देने के लिए। तो सर -20 यहाँ पर आ रहा है, करंट अकाउंट में कितना आ रहा है? -20। करंट अकाउंट में कितना आ रहा है? -20। सर अब आपको टेंशन हो रही है, आपको पैसे देने, किसके देने? फॉरेन कंपनी के, उससे आपने चीजें मंगवाई हुई है। ठीक है सर, आप उसको पैसे देने। सर अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब आप बोरिंग करोगे। सर यानी कि बोरिंग करोगे तो उधार लोगे आईएमएफ से, कितने रुपए का? +20 रुपए का, +20 रुपए का। बात समझ आ रही है आपको? सर यानी कि करंट अकाउंट जिस अमाउंट से नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है फाइनेंशियल या कैपिटल अकाउंट में, उसी अमाउंट से अपोजिट साइड के साथ आएगा। यहाँ पे -20 आया तो सर यहाँ पे +20 आई है। लोन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना भाई। अभी हमने उसको बोला 1 महीने बाद ले लेना, 2 महीने बाद ले लेना, हमारे पास डॉलर ही नहीं है। हमने जब हिसाब किताब किया तो डॉलर हमारे पास $20 नेगेटिव आ रहे हैं। हमने बोला अब डॉलर चाहिए, किससे लेंगे? गवर्नमेंट से लेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है सर। सर यानी कि ये एक ही सिक्के की दो रुख हैं। सर यहाँ पे -20 आ रहा है तो यहाँ पे +20 आ रहा है, और दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सर नहीं समझ आया? एक और एग्जाम्पल, क्या आया था आंसर? 120 रुपए की हमने सेल करी यानी कि एक्सपोर्ट करी, और इंपोर्ट करी 80 रुपए की यानी कि परचेजेस करी। 80, 120 में से 80 माइनस करें तो 40 रुपए सरप्लस आ गया। सरप्लस आ गया सर, यहाँ पे पैसा 40 रुपए पड़ा हुआ है आपके पास, तो आप क्या करोगे? आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे। आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे सर, +40 रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा चला जाएगा, -40 रुपए यहाँ पर। सही है नहीं? यानी कि क्रेडिट 40 रुपए यहाँ पर आ रहा होगा, डेबिट 40 रुपए यहाँ पर आ रहा होगा, और इफेक्ट क्या पड़ेगा? 0 हो जाएगा। तो यही तो कह रहा है वो, करंट अकाउंट में भी इन सरप्लस बैलेंस, बोला करंट अकाउंट का बैलेंस सरप्लस भी हो सकता है और डेफिशिएंट भी हो सकता है, लेकिन सम ऑफ दोनों अकाउंट, सम ऑफ दोनों अकाउंट, सम ऑफ दोनों अकाउंट, सम ऑफ दोनों अकाउंट इज ऑलवेज 0। सर ये 0 होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो सर रीजन क्या है कि डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है? यानी कि सर क्या रीजन से डेफिशिएंट होता है, मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है यानी कि डेबिट बैलेंस होता है? सर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का नहीं है एक्चुअली, ये किसका है? करंट अकाउंट का, लेकिन नॉर्मली ये टर्म यूज होती है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सवाल है डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट बता दो या डेफिशिएंट करंट अकाउंट का रीजन बता दो, तो अभी 4-5 रीजन लिख दीजिए। क्या भाई? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, रोजाना प्राइस इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस महंगी हो रही है। सर पहले मैं पेट्रोल 100 रुपए लीटर मंगवाता था दुबई से, सर आज 200 रुपए लीटर मंगवा रहा हूँ, 250 रुपए लीटर मंगवा रहा हूँ, तो मेरे पास तो मतलब मेरे पास डॉलर आ नहीं रहे,
सर जो चीज 100 रुपए की मंगवाता था वो भी 200 रुपए की पड़ रही है, तो सर मेरा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट जाएगा ना, मैं तो नेगेटिव में जाऊंगा ना, मुझे तो उधार मांगना पड़ेगा ना। सही है सर। इसी तरह से सर लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन प्रोडक्टिव पोटेंशियल। सर वो ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म में डिक्लाइन आ जाए आपके प्रोडक्टिव पोटेंशियल आउटपुट पे। क्या मतलब सर? सर आपके मुंह में सैलाब आ जाए, आपके मुंह में सैलाब आ जाओ और सारी की सारी गंदम को तबाह करके ले जाए, तो सर आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? सर आपकी जो पोटेंशियल आउटपुट है वो सर जीरो हो जाएगी। सही। और आप आउटपुट मतलब आप प्रोडक्शन करने के काबिल ही नहीं, आप दोबारा गंदम उगाने के काबिल ही नहीं है, आपको क्या करनी पड़ेगी? इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट करोगे तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा। सर इसी तरीके से आपकी पॉलिसीज ऐसी है गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन को यहाँ पे रोका ही नहीं जा सकता, जैसे कि अभी हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? सारी टेक्सटाइल बांग्लादेश मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है? सर इसका रीजन ये है कि पाकिस्तान टेक्सटाइल को यहाँ पे रिलीफ नहीं दे रहा। सही है, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा रहा है, बहुत ज्यादा उसको परेशान कर रहा है। ठीक है, बिजनेस के नॉर्म्स के खिलाफ जा रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत, ऐसा है। सर लॉन्ग टर्म, जिसकी वजह से क्या हो रहा है सर? टेक्सटाइल प्रोडक्शन बांग्लादेश में ज्यादा हो रही है, पाकिस्तान में कम होने लग गई है। समझ आ रही है? ठीक है सर। क्या सर, मैंने आपको दोनों क्लिक करवा दिए। फॉरेन गुड आर चीपर, जो आप बाहर से गुड मंगवाते हो वो सस्ती होती है और बहुत बेटर होती है पाकिस्तानी गुड से। समझ आ रही है? वही चीज पाकिस्तान में मंगवा लो आप, वो आपको महंगी ही पड़ेगी और इतनी क्वालिटी भी नहीं होगी। एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट, बेटा ये देखो, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगला चैप्टर हमारा इसी पे बेस कर रहा है। सर डेप्रिसिएशन का मतलब ये है, देखो मेरा 1 डॉलर मैंने बोला, एक्सचेंज रेट क्या होता है पहले ये बताओ। मैंने बोला डॉलर कितने का है मार्केट में जाके, उसने बोला 80 रुपए का, उसने बोला 100 रुपए का, कितने का रुपए का? 100 रुपए का। यानी कि मैं पाकिस्तानी 100 रुपए दूंगा तो मुझे 1 डॉलर देगा। यानी कि अमेरिका का, यूएस का 1 डॉलर, 1 डॉलर मेरे पाकिस्तानी 100 बंदों के बराबर है। मिसाल मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेरे पाकिस्तानी 100 रुपए मिलकर मुकाबला कर रहे हैं उसके 1 रुपए का। समझ आ रही है? अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि हमारा हमारी जो करेंसी है, मैं दोबारा 1-2 दिन बाद गया और मैंने बोला यार अब डॉलर कितने का है? उसने बोला 120 रुपए। अब कितने रुपए का? 120 रुपए का। मैंने बोला ठीक है। यानी कि सर एप्रिशिएट हुआ डेप्रिशिएट हुआ है भाई? बढ़ा या इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? सर क्या कह रहे हैं? इंक्रीज हुआ। 100 से 120 हुआ, इंक्रीज हुआ? गलत कह रहा है। क्या हुआ? पाकिस्तानी करेंसी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। बात समझ आ रही है आपको? नहीं समझ आ रही? सर पहला मेरा 1 डॉलर के मुकाबले में 100 रुपए आते थे। अब आज भी वही एक ही डॉलर है, लेकिन सर अब मेरे कितने लोग मुकाबला कर रहे हैं, मेरे कितने रुपए मुकाबला कर रहे हैं? 120 रुपए। तो सर मेरी करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी क्या हो गई? वीक हो गई। डॉलर की करेंसी क्या हो गई? एप्रिशिएट हो गई। एप्रिसिएशन समझ आया, डेप्रिसिएशन समझ आया? बिल्कुल इसी तरीके से। मैं 1-2 दिन बाद दोबारा गया मार्केट और मैंने बोला यार अब डॉलर का रेट क्या है? तो उसने मुझे कहा यार अब डॉलर का रेट है 80 रुपए। मैंने बोला ठीक है, 80 रुपए है तो 80 रुपए। तो पहले 1 डॉलर के मुकाबले में मेरे 120 रुपए मुकाबला कर रहे हैं। अब वही डॉलर एक है, लेकिन मेरे कितना मुकाबला कर रहे हैं? 80 कर रहे हैं। तो मेरी करेंसी क्या कर गई? एप्रिशिएट कर गई। मेरी करेंसी क्या कर गई? एप्रिशिएट कर गई। बात समझ आ रही है? और डॉलर क्या कर गया? डेप्रिशिएट कर गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। सर आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों होगा भाई? क्योंकि सर इंपोर्टेड प्राइस बढ़ी जा रही है, जिसकी वजह से मुझे मेरा बैलेंस नेगेटिव हो रहा है। सर अगर मेरी लॉन्ग टर्म डिक्लाइन आ जाए प्रोडक्शन में तो मेरा बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा, मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। फॉरेन गुड सस्ती है और अच्छी है, लोग बोलते हैं यार फॉरेन गुड मंगाओ, तो इसकी वजह से मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो रहा है। सॉरी सर। इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक है क्या? इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड। सर पेट्रोल की डिमांड क्या है? इन इलास्टिक है। सर पेट्रोल तो यूज होता है चाहे जितना भी महंगा हो। बात समझ आ रही है? पेट्रोल तो यूज होता है चाहे जितना भी महंगा हो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर 2 मिनट में पानी पी लूँ, फिर मैं आता हूँ।
सर कंटिन्यू करते हैं। सर अगर सर इलास्टिक इन इलास्टिक याद है आपको है? सर इलास्टिक क्या होता था? जिसकी प्राइस के चेंज होने से जिसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज है। और इन इलास्टिक क्या था? प्राइस जितनी भी चेंज हो, डिमांड में कोई फर्क नहीं आता। तो सर ये क्या था? इन इलास्टिक था। उम्मीद करता हूँ ये आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। सर कैसा लग रहा है आपको? बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? सर आगे बढ़ते हैं। सर डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आ गया, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आ गया। अब उसकी इलाज तो आपने मुझे वो बता दी, वजह बता दी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंट क्यों होता है। अब उसके इलाज बता दो कि उसके इलाज क्या है। तो मेजर्स का मतलब क्या है? उन चीज़ों के इलाज। ठीक है सर। सर एक थी, सर मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा सर, मैं कोई इन्फ्लुएंस नहीं दिखा रहा अपना। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ एज अ इकोनॉमिक्स के क्या कहते हैं, कौन सी गवर्नमेंट की पाकिस्तान की क्या अप्रोच थी। मतलब पाकिस्तान में आपको क्या लगता है पाकिस्तान का बैलेंस क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट होगा या सरप्लस होगा? सर सरप्लस होगा। सर क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। बात समझ आ रही है? सॉरी, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। हाँ, 40 मिनट होगा बोलते हुए। अगर अब रोक दिए तो लेक्चर पूरा खराब हो जाएगा। खैर आप बर्दाश्त करें मुझे भी, और मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा रह गया। लेट्स स्टार्ट। करेक्ट। भाई इलाज क्या है? मतलब अगर नेगेटिव बैलेंस आ जाए तो उसको सही कैसे कर सकते हैं आप? दो अप्रोचेज है, दो गवर्नमेंट के थॉट्स है सर। पाकिस्तान की पुरानी गवर्नमेंट जो है हमारी सदा की जो चलती हुई आ रही है, और एक नई गवर्नमेंट आई थी बीच में जो आपको पता है। सर मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एज इकोनॉमिक्स बात करूंगा। आप एक घर की एग्जाम्पल लें, अपने घर की। आपके घर की आमदनी है 1 लाख रुपए। मिसाल के तौर पे आपके 1,20,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। 20,000 रुपये, 20,000 रुपये आपके नेगेटिव में आ जाते हैं। अब आप क्या करेंगे? लोन लेंगे, 20,000 रुपये पे करेंगे, ये करेंगे? या आप क्या ये बोलेंगे अगले महीने खर्चे कम कर दो, अगले महीने अगले महीने खर्चे कम कर दो, अगले महीने खर्चे कम कर दो, और इनकम बढ़ाने की कोशिश करो। सर ये तरीका सही है या मैं उधार ले लूँ? अभी मुझे पैसे देने हैं, पर उसके लिए मैं शायद उधार ले लूँ, लेकिन अगली बार के लिए, अगली बार डेफिशिएंट ना हो उसके लिए मुझे क्या करना है? कि मैं अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करूँ और अपने खर्चों को कम से कम करने की कोशिश करूँ। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो सर अगर मैं बोलूँ अपने उधार ले, मतलब मैं अगर बोलूँ, या मैं एक तरीका ये कि उधार ले लूँ, दूसरा तरीका ये मैं अपने घर का फ्रिज बेच दूँ पैसे पूरे करने के लिए। ठीक है। तो अगर आपको पैसे मैनेज करना है, यानी कि जो 20,000 रुपये नेगेटिव बैलेंस आया है, उसको आपको क्या करना है? या तो लोन लेना है या कुछ चीज बेच के करना है, तो उसको कहते हैं फाइनेंसिंग डेफिशिएंट। फाइनेंस करा दो डेफिशिएंट। क्या मतलब सर? गवर्नमेंट बोरिंग कर लेगी, आईएमएफ के पास जाएगी पैसा मांगेगी, वर्ल्ड बैंक के पास जाएगी पैसे मांगेगी। सही है सर। सेल कर देगी। सर सी पैक बेच देगी। सर सुई गैस बेच देगी, स्टील मिल बेच देगी। सही है। वापडा बेच देगी, ऑफिशियल रिजर्व बेच देगी अपने। सर एक गवर्नमेंट ये होती है, और सर ऐसी गवर्नमेंट आपको पता कौन सी है? ठीक है। और एक गवर्नमेंट थी करेक्टिंग डेफिशिएंट। क्या सर? करेक्टिंग डेफिशिएंट ने बोला भाई मैं अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करूंगा और खर्चों को कम करने की कोशिश करूंगा। उसने क्या करा? टैक्स आगे बढ़ा दिए, फुल टैक्स लगा दिए, और खर्चों को कम कर दिया। खर्चों को कम कर दिया। ठीक है सर। सर खर्चों को कम कर दिया और इनकम को बढ़ाने की कोशिश की। तो करेक्टिंग डेफिशिएंट का मतलब ये है
कि अपने डेफिशिएट को अपनी अपने आप में सही करो, ना कि दूसरों की मदद मांगो, ना कि अपनी चीजें बेच दो, ना कि उधार ले लो। समझ आ रही बात? सर अगर उधार ले लोगे तो गवर्नमेंट बोरिंग होगी। सर उधार लोगे तो अगली बार उधार देने के लिए भी पैसा चाहिए होगा, क्यों उधार देने के लिए उधार लोगे। सही है। सर अगर ऑफिशियल रिजर्व भेज दोगे, अपनी सुई गैस भेज दोगे तो गैस मंगवानी पड़ेगी फिर दोबारा। सर ये कोई रीजन नहीं है, ये फाइनेंशियल डेफिशिएट कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। क्या आप अपनी सुई गैस की कंपनी भेज दो, सुई गैस के रिजर्व भेज दो। तो सर अगर आप सुई गैस के रिजर्व भेज दोगे तो सर जब वो बेच दोगे तो वो कंपनी मालिक हो जाएगी बाहर की। सर जब वो बाहर की कंपनी मालिक हो जाएगी तो आपको उसको इंपोर्ट करानी पड़ेगी सुई गैस। बात समझ आ रही है? तो आप तो और डेफिशिएट हो जाओगे, आप तो और नेगेटिव में आ जाओगे। आज 20,000 पे कल लाख में आ जाओगे। इसलिए पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है 78 साल हो गए शायद पाकिस्तान को बने हुए आज। तो सर 2 सालों में पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस रहा है, बाकी 76 सालों में नेगेटिव रहा है। और एज इकोनॉमिक्स सर क्या कहते हैं, आने वाले 10 से 12 साल तक ये डेफिशिएट ही रहेगा। ठीक है, मेरी अप्रोच बता रहा हूँ सर। ठीक है। मॉनेटरी मेजर्स क्या है, यानी कि मॉनेटरी का मतलब है पैसों की तरह, पैसों से आप मैनेज करो। डेप्रिशिएट कर दो एक्सचेंज रेट, डेप्रिशिएट कर दो यानी कि अपनी करेंसी को वीक कर दो, अपनी करेंसी को वीक कर दो यानी कि 100 रुपये का डॉलर 120 का कर दो। सर इससे क्या होगा, इंपोर्ट कम हो जाएगी। तो जो इंपोर्ट करेगा, पहले 100 वाली चीज़ 100 रुपये में इंपोर्ट कर रहा था, वो चीज़ कितने में करेगा, एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट कितने में करेगा, 120 में। अब वो खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। सही है। और इसी तरह से जो एक्सपोर्ट कर रहा था तो उसको पहले 100 रुपये मिलते थे एक चीज़ बेचने में, अगर $1 की बेची। अब वो कितने मिलेंगे, 120 रुपये मिलेंगे। समझ आ रही है? तो डेप्रिशिएट कर दो अपने एक्सचेंज रेट को, अपनी करेंसी को। डिफ्लेशन, महंगाई को कम करने की कोशिश करो। कंट्रोल करो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को। सही, गवर्नमेंट कंट्रोल करे डॉलर की डिमांड और सप्लाई को। समझ आ रही है? इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लोगों ने डॉलर जमा करके रखे हुए घरों में, वो बाहर निकलवाए गवर्नमेंट और अपने रिजर्व में रखे। जब जरूरत पड़ेगी, जैसे कि वो बफर स्टॉक वाला पड़ा था हमने, जब टमाटर की जरूरत पड़ती थी तो टमाटर की गवर्नमेंट सप्लाई बढ़ाकर प्राइस कम कर देती थी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर टैरिफ्स, सर टैरिफ क्या होता है? टैरिफ का मतलब है आप जो मंगवाते रहो। क्या करो, आप ड्यूटी बढ़ा दो, इम्पोर्ट में ड्यूटी बढ़ा दो। मतलब एक चीज़ 100 रुपये की आ रही है, उसमें 200 रुपये ड्यूटी लगा दो, 300 रुपये की पड़ेगी। आप कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो ये इम्पोर्ट्स को कम कैसे करना है, कोटास लगा दो। क्या लगा दो, कोटा। और कोटा मतलब यार आपको आटा मंगवाना है ना बाहर से, तो आप 10 किलो से ज़्यादा नहीं मंगवा सकते इंडिया से आटा, मिसाल ले रहा हूँ। ठीक है, तो सर ये क्या है, कोटा। लिमिट कर दो क्वांटिटी को, लिमिट कर दो। यहाँ पे क्वांटिटी लिमिट नहीं है टैरिफ्स में, यहाँ पे क्या है, टैक्स लगा दो, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दो, जिसकी वजह से इम्पोर्ट खुद ही छूट जाएगी। अमेरिका ने अभी क्या किया था कुछ दिन पहले, हर मुल्क में टैरिफ लगा दिया था। तो इससे क्या होता है सर, जो अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो कोई भी चीज़ खुद नहीं बनाता, बाहर से चीज़ें खरीदता है। ठीक है, तो सर वो पाकिस्तान मतलब जो अमेरिकन लोग पाकिस्तान से चीज़ें एक्सपोर्ट करवाते थे, यानी कि वो अमेरिकन लोग इंपोर्ट करते थे हमसे, यानी कि हम एक्सपोर्ट करते थे। तो सर क्या होता था, हमें हमें अच्छी खासी अमाउंट मिलती थी। हमें अमेरिका से अच्छी खासी अमाउंट मिलती थी, हम वहाँ पे अमेरिका को बेचते थे। अमेरिका ने क्या करा, पाकिस्तान की एक चीज़ मिसाल के तौर पर 100 रुपये की थी, $100 की थी, तो पाकिस्तान उसको बेचता है अमेरिका को, तो $100 कमा। अमेरिका की ने कहा, जो खरीद रहा है बंदा, उसको बोला अमेरिका की गवर्नमेंट ने कि भाई 100 रुपये की तुम पाकिस्तान से अगर चीज़ खरीदोगे ना, तो आपको $200 देने पड़ेंगे मुझे, यानी कि अब $300 की पड़ जाएगी। तो खरीदने वाला जो अमेरिकन बैठा हुआ है, गोरा बैठा हुआ है, वो खरीदेगा पाकिस्तान से, नहीं खरीदेगा। तो सर इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि मेरे पास डॉलर की डिमांड क्या हो गई, मतलब बढ़ गई, क्योंकि मेरे पास डॉलर आ ही नहीं रहा, कोई मुझसे खरीद ही नहीं रहा। अमेरिका के पास डॉलर बहुत पड़ा हुआ है। तो सर अमेरिका एक
स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। सही है सर, उसने चाइना के साथ ये किया था बहुत ही खतरनाक तरीके से। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है भाई? जो आप इंपोर्ट गुड करवा रहे हो ना, उसका सब्सटीट्यूट बना लो अपने मुल्क में, और एक्सपोर्ट को प्रमोट करो। सही है सर। सर ये है डेफिशिएट को कैसे मेजर करना है। मेजर का मतलब इलाज के सरप्लस, जो नेगेटिव बैलेंस है उसको खत्म कैसे करना है। या तो ऑफिशियल रिजर्व भेज दो अपने, या बोरिंग कर लो, या अपने खर्चों को कम कर दो। सही, अपने खर्चों को कम कर दो और अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो, अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है सर। सर अगर सवाल है कि क्या रीजन है पाकिस्तान के डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट के, तो आप क्या बोल सकते हो? या नैरो एक्सपोर्ट बेस है, पाकिस्तान गिनी चुनी चीजें बाहर बेचता है क्या? तौलिया, सॉरी टेक्सटाइल हो गई, टेक्सटाइल में टॉवल बहुत ज्यादा बेचता है, कपड़े बहुत ज्यादा बेचता है। सर फुटबॉल हो गई, चावल हो गए, आम हो गए। सर पाकिस्तान है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क। क्या मतलब सर? पाकिस्तान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है और वो बाहर बेचता है, और एग्रीकल्चर की जो प्राइस होती है वो बहुत कम होती है। और बाहर के कंट्री क्या करते हैं, जापान जापान जर्मनी चाइना, वो इंडस्ट्रियल चीजें बेचते हैं, मोबाइल बेचते हैं, मशीनरी बेचते हैं, सॉफ्टवेयर बेचते हैं। तो पाकिस्तान 10 किलो आट मतलब टमाटर बेचे किसी मुल्क को, वो एक सॉफ्टवेयर बेचेंगे, वो 100 किलो टमाटर के गुना गुना प्रॉफिट कमा लेंगे। समझ आ रही है बात? तो क्या रीजन है? नैरो एक्सपोर्ट बेस है, छोटी सी एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। आपने हर मुल्क से उधार लिया हुआ है, तो इसकी वजह, ये रीजन है डेफिशिएट होने का। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है सर, हर वक्त एक हुक्मरान दूसरे हुक्मरान की टांगे खींच रहा होता है। जदीद दौर नहीं है आपके पास अभी तक, लेक ऑफ ऑटोमेटिक मशीन है, आप अभी तक ह्यूमन पे काम कर रहे हैं। सर ये रीजन है। सर जब रीजन बता दे तो अब इलाज ही बता दो। सेटिंग करो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। क्या मतलब सर? सर अभी तो आप बोल रहे थे ऑटोमेटिक मशीनें की वजह से हो रहा, हाँ। मशीनें मंगवाओगे तो और डेफिशिएंट हो जाएगा। आप क्या करो, लेबर इंटेंसिव बनाओ, क्योंकि पाकिस्तान में जो लेबर है वो सस्ती है। और आपको पता है चाइल्ड लेबर तो हमारे मुल्क में होती है। आपने देखा होगा गली में छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं कारखानों में, फैक्ट्रियों में। तो पाकिस्तान में, अगर आप पाकिस्तान में लेबर को कंपेयर करें यूएसए के लेबर से, तो पाकिस्तान की लेबर बहुत सस्ती है। ठीक है सर। रिड्यूस करो एक्सपोर्ट ड्यूटीज। सर इंपोर्ट पे ड्यूटीज लगाओ ना, टैक्स लगाओ ना, एक्सपोर्ट पे क्यों लगा रहे हो? एक्सपोर्ट तो जीरो होना चाहिए। ठीक है। ज्वाइंट वेंचर। दूसरा, अब दुबई के शॉपिंग इम्तियाज, इम्तियाज जो हमारा मॉल है, इम्तियाज शॉपिंग मॉल, दुबई के शॉपिंग मॉल से वो कर ले कि भाई आप हमारी चीजें भी अब दुबई में बेचो, हम आपकी चीजें पाकिस्तान में बेचेंगे, तो ये होता है ज्वाइंट वेंचर। ठीक है सर। कंट्रोल करो इम्पोर्ट्स को थ्रू टैरिफ कोटास और इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन, और डिस्करेज करो इमोरल एक्टिविटीज। सर ऐसे नहीं करो, पाकिस्तान में आप चावल बेच रहे हो अमेरिका को और बोल रहे हो ये सेला चावल है, सुपल करना है, और आपने टोटा दे दिया। सर पाकिस्तानी ये बहुत करते हैं, दिखाते कुछ है बेचते कुछ है। सर दराज में आ रहा कुछ और होता है, और जब वो मंगवाते तो कुछ और होता है। सर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, बताने की कुछ और, ऐसी मिसाल है पाकिस्तानियों की। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो सर आज का लेक्चर कैसा रहा हमारा? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। आ, थोड़ी सी एंड में तबीयत खराब हो गई है, इसके लिए माजरत। थोड़े से मुझे ना प्रॉब्लम है सांस की, तो ये मुझे ड्यूरिंग द लेक्चर आपने देखा होगा होती रहती है, तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। जो चीज़ें मेरे हाथ में है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगर हुआ, वरना तो आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा। लेकिन मुझे लगता है शायद एक दो लेक्चर और भी हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।